इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आधी रात को जो रूस ने फैसला लिया है, रशिया ने फैसला लिया है, व्लादिमीर पुतिन ने जो डायरेक्ट एक्शन लिया है, उसने दुनिया भर की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसके बाद सवाल ये उठ खड़ा हुआ है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रशिया के इस कदम के बाद, यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद, 3 हिस्सों में बांटने के बाद, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस यूक्रेन ब्रेकिंग। रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है और इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया में विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। हमें उन दलों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है जो तनाव को दूर करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में शामिल हुए और यह पहला रिएक्शन भारत की तरफ से सामने निकल कर आया है, क्योंकि भारत इस पर क्या कहता है इस पर सबकी नजर थी। और मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और संजीव, भारत की पहली प्रतिक्रिया संकट पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत की आवाज मायने रखती है और ये वही लाइन है जो कि लगातार भारत मेंटेन करते आया है यूक्रेन के संकट के मामले में। भारत ने इस बात को 10 फरवरी को हुई बैठक कैनबरा में जो क्वाड की हुई थी वहां भी कही थी और यही कहा था कि बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान इस संकट का होना चाहिए। और जब यूएनएससी में ही वोटिंग हुई थी यूक्रेन के मामले में, तो फिर उस वक्त भी भारत ने एब्सटेन किया था, यानी कि कोई भी पक्ष नहीं लिया था, अमेरिका की पक्ष या फिर रूस का पक्ष। उन्होंने, भारतीय प्रतिनिधि ने किसी भी पक्ष को नहीं लेना ही बेहतर समझा था। आज फिर उसी लाइन को दोहराया गया है भारत के द्वारा और यह कहा गया है कि कूटनीतिक समाधान इस संकट का होना चाहिए। भारत बखूबी समझता है कि किसी भी एक पक्ष के जो हित हैं वो पूरी तरह से लागू हो जाए, इस बात की संभावना कम है और टकराव जो है वो एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि भारत लगातार इस बात को कह रहा है। आप जानती हैं विपनेश, रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंध हैं, इस बात को कोई नहीं मना कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी आज की तारीख में है। तो ऐसे में हम मानकर चल सकते हैं कि किसी भी पक्ष को स्वीकार कर लेना बहुत मुफीद भारत के लिए नहीं होता और जिस तरह की वहां पर टकराव की स्थिति है उसमें समाधान बातचीत ही है और शायद यही वजह है कि भारत की तरफ से ये बात रखी गई है इस बैठक में। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। इससे पहले भी आपने इस बात को समझाया था और ये सवाल मैंने भी उठाया था कि भारत कभी पक्षधर नहीं रहा। उसने हमेशा ये कोशिश की है कि वो दुनिया में शांति, अमन, चैन कायम रखे और अन्य देशों के साथ उसने ये पहल भी की है और इस मामले में भी भारत यही चाहता है। पहला रिएक्शन भारत की तरफ से। अब एक मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है और दरअसल उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये जो मैप देख रहे हैं, दरअसल ये यूक्रेन का है। इससे पहले ऐसी तस्वीर यूक्रेन की नहीं थी, लेकिन आधी रात के बाद अब यूक्रेन की तस्वीर, वो नक्शा, वो मैप बदल चुका है और इसमें आपको विभाजन नजर आ रहा है, इसमें आपको बंटवारा नजर आ रहा है, इसमें आपको टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पुतिन ने यूक्रेन को बांट दिया है 3 हिस्सों में। ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं, 2 लुहानस्क और डोनेस्क, अब 3 कंट्री हो गई हैं। पहले ये एक ही कंट्री हुआ करती थी। रात में जो पुतिन ने फैसला दिया उसके बाद 2 देश और पैदा हो गए, लुहानस्क और डोनेस्क। उनको स्वतंत्र मान्यता रशिया की तरफ से दी गई है और उसके बाद भारत में यह बड़ा संकट लगातार पैदा हो गया है। और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे त्रिपाठी सर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। के सिन्हा सर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आसिफ रमीज दाऊदी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और जेके त्रिपाठी सर, मैं अब आपके पास आ रही हूं। सर, एक तरफ ये कोशिश कि कम से कम जो भारत ने अपना पक्ष रखा है, जो भारत ने पहला रिएक्शन दिया है, इस पर सबकी नजर है कि ये जो संकट खड़ा हुआ है इसको वहीं थाम दिया जाए और राजनयिक इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, ये बात आपकी सही है कि भारत ने जो अभी संदेश दिया है या भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही नपा-तुला, बड़ा सधा हुआ स्टेटमेंट है और वो ये दिखाता है कि भारत किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। हालांकि अमेरिका को बार बार इस बात की परेशानी होती रही है कि भारत उसका पक्ष सीधे साधे न लेकर के वो निष्पक्ष हो रहा है। लेकिन देखिए, इस स्पष्ट बात यह है कि
हम भले ही कितना कहें कि नहीं हम निष्पक्ष है अपनी पॉलिसी के हिसाब से या जैसे भी, लेकिन एक चीज पॉलिसी के आगे भी एक चीज फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि अगर हम दो देशों के झगड़े में पड़ेंगे तो हम अब तो कश्मीर का मुद्दा भी उठेगा और उस पे हम बैकफुट पे आ जाएंगे। और उसी के साथ ये है कि अगर हम रूस के द्वारा नए बनाए गए डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देते हैं और रूस की बात मानते हैं तो इसका मतलब कि पाकिस्तान द्वारा कहा गया ये पाकिस्तान द्वारा क्लेम की गई ये चीज कि कश्मीर स्वतंत्र है और भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हम प्रकारांतर में मान लेते हैं। तो ये हम नहीं करेंगे। और हम अमेरिका का साथ इसलिए नहीं देंगे कि अमेरिका का साथ अगर देंगे दो देशों के बीच में हो रहे झगड़े में हम तीसरा बन के कूदेंगे तो इसका मतलब कि हम भी इनवाइट कर रहे हैं विश्व के किसी भी देश को कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है कश्मीर को लेकर के उसमें वो मध्यस्थता करे। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने और कई विश्व के नेताओं ने बार बार ये कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता को तैयार हैं, लेकिन हमने साफ मना कर दिया कि ये द्विपक्षीय मामला है और हम आपस में ही सुलझाएंगे। तो वही चीज वही स्टैंड हमारा अभी भी है कि ये द्विपक्षीय मामला है और दोनों देश आपस में सुलझाएं, इसको मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से सुलझाएं या और किसी हिसाब से सुलझाएं, लेकिन डिप्लोमेटिक वार्ता के हिसाब से सुलझाना चाहिए। क्योंकि युद्ध जो है, युद्ध अंतिम नहीं होता, युद्ध के बाद भी वार्ता होती है, युद्ध के बाद भी लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के वार्ता करते हैं। तो अभी फिर युद्ध के पहले ही क्यों न वार्ता करके युद्ध की संभावनाओं को टाल दिया जाए, इसकी जरूरत है। यही भारत का स्टैंड रहा है। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम दो देशों के बीच में पढ़ेंगे तो फिर हम पर भी सवाल उठ सकते हैं। दाऊदी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे सवाल मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी पूछेंगे, साथ ही के सिन्हा सर। संजीव त्रिवेदी के कुछ सवाल थे, उन पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन यूके देवनाथ सर, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि रूस को आखिर डर किस बात का था, इतना बड़ा उसने एक्शन ले लिया डायरेक्ट? जी हाँ, रूस का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डर ये था कि अगर यूक्रेन पूरी तरह से नेटो में सम्मिलित हो गया तो रूस का जो दक्षिणी सदर्न फ्लैंक है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। रूस कतई नहीं चाहता कि यूक्रेन जो कि ब्लैक सी के ऊपर बहुत ही अपना आधिपत्य रखता है वो नेटो में शामिल हो जाए। देखिए, रशिया जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादातर उनका समुद्र के रास्ते से होता है। रशिया को समुद्र के रास्ते से तीन ही अप्रोच है। एक तो पूर्व में जापान की तरफ व्लादिवोस्तोक से है, दूसरा यूक्रेन दक्षिण की तरफ ब्लैक सी के थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर भूमध्य सागर, और तीसरा सी ट्रेड रूट है उसका उत्तर में इंग्लैंड के उत्तर से नॉर्थ सी से होते हुए। तो रशिया चाहता है कि किसी भी हालत में वो ब्लैक सी पर अपना जो प्रभुत्व है वो कम ना होने दे, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो उसका समुद्र के रास्ते से होता है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा एक और बात यह है कि थोड़ी सी पर्सनालिटी वाली बात भी है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो यह दिखाना चाहते हैं रशिया की जो पॉपुलेशन है उसको कि वो बहुत ही मजबूत लीडर हैं और उन जैसा महानायक अब रशिया को, रूस को अपने पुराने ग्लोरियस महान दिनों की तरफ फिर से ले जा सकता है। ठीक है सर, थोड़ी सी दिक्कत आपके ऑडियो में हो रही है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि रूस का डर क्या था, रशिया का डर क्या था, वो आप बखूबी समझा रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव, अब मैं आपको ला रही हूं चर्चा में और आपका सीधा सवाल, दाऊदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और के सिन्हा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊदी साहब से ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आप जिस इलाके में हैं, जो ये पूरा मामला है, संकट है, इसका एक आर्थिक पक्ष है और वो आर्थिक पक्ष ये है कि तेल और गैस की जो सप्लाई है
वो इससे बाधित हो रही है और कीमतें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती चली जा रही हैं। जो आखिरी आंकड़ा सामने आया है उसमें कहा यह जा रहा है कि ये तेजी से $100 प्रति बैरल होने जा रही हैं, 97 तो पार कर ही चुकी हैं। तो ऐसे में जो वो इलाका है पूरे मिडिल ईस्ट का, वो कैसे देख रहा है? फिलहाल तो उसे फ़ायदा है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आखिरकार जाकर कि क्या वो अमेरिकियों के साथ रहना चाहेंगे या फिर वो एक न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि ये जो क्राइसिस है ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी? ये बताऊं कि सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है और अभी की सिचुएशन में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसमें कीमतों का बढ़ना और ख़ास तौर से तेल की कीमतों का और कच्चे तेल की कीमतों का इजाफा। आपको मैं बताऊं कि फूड ग्रेन्स हो, चाहे तेल हो, इवन गोल्ड, बल्कि मैं अभी अरब के कई न्यूज़ पे नज़र रख रहा था जिसमें सोने की कीमत और गेहूं की कीमत और तेल की तो है ही, और इन तमाम चीज़ों से जो इनस्टेबिलिटी आती है और स्थिरता आती है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक लाइफ जो लोगों की थ्रेट में रहती है या फिर जो दूसरे मसाइल आते हैं वो नहीं है, बल्कि जो ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, ट्रेड, बिजनेस, मार्केट, इन तमाम चीज़ों पे एक ग्लोबल इम्पैक्ट रहता है। और यहाँ पे जो अभी चीज़ें हुई हैं, खासतौर रात में जो ये फैसला हुआ है, जैसे कि एक होता है ना कि एक आप वॉर करते हैं डायरेक्टली, एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब यहाँ पे जो ये एक नई तरह की चाल चली गई है इस पूरे इसमें जो चल रही है, एक हफ्ते से मैं इसको देख रहा हूँ बहुत क्लोजली, तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक ऐसी चीज हुई है जो शायद लोगों ने अभी इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग कह रहे थे ना वॉर करेंगे। वॉर करने के कई और तरीके होते हैं, और ये जो इन्होंने फैसला ले लिया कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को और सेपरेटिस्ट रीजन जो है यूक्रेन में, उनके साथ जो एक अलग अलग हिस्सा बना दिया, इससे कहीं ना कहीं युद्ध की जो बातें चल रही थी वो अब नई दिशा में जा रही है, और दुनिया कैसे रिएक्ट करती है उसको देखना बहुत जरूरी है। और जैसे दुनिया रिएक्ट करेगी उससे अंदाजा लग जाएगा कि तेल की कीमतें, जो आपका सवाल है मैं उस पर आने की कोशिश कर रहा था, या दूसरी तमाम कीमतों का कहां तक इसका हाइक होता है, कैसे ये और ज्यादा बढ़ जाता है। आपके सवाल में बहुत अच्छी बात ये थी कि ये जो रीजन है अरब वर्ल्ड, अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसमें इसका नुकसान क्या होता है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर मैं सऊदी अरब के अंदर हूं या आप इस पूरे गल्फ रीजन की भी बात करें, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न ये फाइनेंशियल हेल्प तो सबको चाहिए होती है, और कौन नहीं चाहता कि उसकी चीजों की कीमतें बढ़े, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें होती है ना वो बहुत ज्यादा आगे रहती हैं। मैंने खुद 20-22 साल से देखा है कि कहीं भी अगर वॉर्स हो रहे हैं, कहीं पे अगर किसी तरह की मदद चाहिए, तो इनके लिए ज्यादा जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि बहुत बड़ी कोई चीज ना हो जिससे ग्लोबल इंपैक्ट हो, जिससे लोगों की जान जाती हो। एक मिनट मुझे रोकना होगा, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे हम रुक कर लेते हैं। रूस यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर में अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन संकट से स्टॉक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। संजीव त्रिवेदी, असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप तेल की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, अब आप देखिए शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट। यह देखिए, इस पूरे संकट का जो आर्थिक पक्ष है वही आपको इस वॉर को आप तक पहुंचा देता है। हर एक व्यक्ति जो पेट्रोल पंप्स पे जाता है, गैस स्टेशंस पे जाता है, वो सीधे कैसे बहुत दूर हो रहे किसी युद्ध की आशंका से प्रभावित होता है, वो तय कर देती हैं वो फ्लक्चुएट होती कीमतें युद्ध की वजह से और स्टॉक मार्केट क्रैशेस की वजह से आपकी जेब पर सीधा असर डालने लग जाती हैं। अब जैसे दाऊदी साहब अभी कह रहे थे, तेल के दाम में इजाफा जो है वो तो देखा जा ही रहा है और ये सीधे तौर पर हमें छूता है। और भी चीज़ें दुनिया भर में उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन कल से ही क्या हुआ है, जैसे ही भाषण खत्म हुआ है, रूबल जो है वो कमजोर हो गया। जो रूबल है वो रूस की करेंसी आप जानती हैं, और डॉलर के मुकाबले वो अचानक बहुत तेजी से गिरा है। एक तो ये है, और फिर जब बाजार खुले हैं आज रूस में तो वो भी कई हजार पॉइंट्स नीचे, यानी कि ये सीधा असर रूस के ऊपर पड़ता है। लेकिन क्या ये रूस तक महदूद रह जाएगा? जी नहीं, दुनिया के बाजारों में भी इसका सीधा असर होगा, और खास तौर पर
भारत जैसे मुल्क जो हैं वहां पर भी असर होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये एक ग्लोबल विलेज जो है आज की तारीख में दुनिया, उसमें इस तरह का कोई भी जो एक्शन अनिश्चितता लाता है, सैंक्शंस अनिश्चितताएं लाती हैं, और ये जो सैंक्शंस होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, ये आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को और महंगा और उससे दूर करती हैं, और उसी का असर हम इन स्टॉक मार्केट क्रैशेस में या ब्रेंट के कच्चे तेल के दामों में इजाफे में देख रहे हैं। संजीव, एक और बड़ी खबर आ गई है, रूस यूक्रेन संकट पर एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे रुक कर लेते हैं। संकट की वजह कच्चे तेल के दाम में उछाल, लेकिन इस बीच खबर यह क्योंकि तमाम देश अपना रिएक्शन इस पर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की बैठक चल रही थी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस का बयान भी आ गया है। यूक्रेन की संप्रभुता, अखंडता का उल्लंघन हुआ है, इंटरनेशनल रूल ब्रेक हुआ है, रूस ने उल्लंघन किया है यूएन महासचिव की स्टेटमेंट। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, लेकिन तमाम बड़े मेहमान इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।